नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम आपके जो सामाजिक चल रही है उसमें पहले पार्ट को ही कंटिन्यू कर रहे हैं और उसके हमने 3 वीडियो पहले बना चुके हैं। और उसमें हम सबसे पहले हमने महाजनपद काल को देखा, उसके बाद हमने मौर्य वंश पढ़ा, फिर इसके बाद हम गुप्त काल तक आ गए हैं। ठीक है, गुप्त काल हमारा कंप्लीट हो गया है। पिछले वीडियो में हमने गुप्त काल पूरा पढ़ लिया था, ठीक है ना, 275 से 550 ईस्वी तक। उसके बाद वर्धन वंश आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे, तो आप निकाल लीजिए पेज नंबर 11। ठीक है, पुष्यभूति वंश भी इसको कहा जाता है। देखते हैं, 6वीं शताब्दी में दिल्ली के निकट थानेश्वर में पुष्यभूति से जो शिव का उपासक था, इस वंश का प्रारंभ हुआ। ठीक है, तो पुष्यभूति नामक व्यक्ति था, उसने वर्धन वंश की स्थापना की। इसका प्रारंभ यहीं से होता है। कौन सी? 6वीं शताब्दी। ठीक है, तो ये 6वीं शताब्दी से ये प्रारंभ माना जाता है। ठीक है ना, 570 तक तो हम गुप्त 550 तक गुप्त काल को पढ़ ही चुके हैं ना। उसके बाद का है, इस वंश में 3 राजा हुए, प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन। हर्षवर्धन इसमें सबसे प्रतापी राजा था। प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद सिंहासन पर उसका बड़ा बेटा राज्यवर्धन बैठा, किंतु राज्याभिषेक के बाद राज्यवर्धन को युद्धों में उलझना पड़ा और बंगाल के गौड़ शासक शशांक द्वारा 606 ईस्वी में उसका वध भी कर दिया गया। ठीक है, सबसे पहले प्रभाकर वर्धन राजा बना, उसके बाद उसका जो बड़ा बेटा था उसका नाम था राज्यवर्धन, वो गद्दी पर बैठा, किंतु उसका राज्याभिषेक होने के बाद ही वो युद्धों में व्यस्त हो गया। तो युद्धों में उलझने के कारण बंगाल के गौड़ शासक शशांक द्वारा 606 ईस्वी में उसका भी वध कर दिया गया। किसका वध हो गया भाई यहाँ पे? राज्यवर्धन का। ठीक है, उसके बाद उसका छोटा भाई हर्षवर्धन। किसका? राज्यवर्धन का छोटा भाई कौन था? हर्षवर्धन, जिसका समय है 606, क्योंकि 606 में ये मर गया, उसके बाद ही ये राजा बना। तो 606 से 647 तक ये राजा बना, जिसने 40 वर्ष तक राज्य करके अपनी कीर्ति का विस्तार किया। वह निसंतान था, इसके कोई संतान नहीं थी। किसके? हर्षवर्धन के। उसकी मृत्यु के साथ ही पुष्यभूति वंश का भी अंत हो गया। ठीक है, तो जिस समय हर्ष सिंहासन पर बैठा, राज्य की स्थिति अत्यंत संकटपूर्ण थी। गौड़ के राजा शशांक ने उसके बड़े भाई राज्यवर्धन का वध कर डाला था और उसकी छोटी बहन राज्यश्री अपने प्राणों की रक्षा के लिए किसी अज्ञात स्थान पर चली गई थी। हर्षवर्धन ने शीघ्र ही अपनी बहन को ढूंढ निकाला और कामरूप के राजा भास्कर वर्मा से संधि करके शशांक के विरुद्ध एक बड़ी सेना भेज दी। यद्यपि दक्षिण में उसकी सेनाओं को लगभग 620 ईस्वी में चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा के तट से पीछे खदेड़ दिया। किसने? पुलकेशिन द्वितीय ने। कौन सा ये? चालुक्य राजा। कब की बात है? 620 ईस्वी की। ठीक है ना, तो इसने नर्मदा नदी तट के पीछे उसको खदेड़ दिया। हर्ष के साम्राज्य की सीमाएं उत्तर में हिमाच्छादित पर्वतों, है ना, दक्षिण में नर्मदा नदी के तट और पूर्व में गंजाम तथा पश्चिम में वल्लभी तक विस्तृत थी। यहाँ पे अंडरलाइन कर लेते हैं इसको, और ये सारा आप नोट्स में लिखना है। ठीक है, कन्नौज इस विशाल साम्राज्य की राजधानी थी। किसके? हर्ष जो वर्धन वंश था, इसकी राजधानी कौन थी? कन्नौज। ठीक है, हर्ष ने महाराजाधिराज की पदवी धारण की थी। ठीक है, हर्षवर्धन की बात कर रहे हैं। वह शिव और सूर्य की उपासना करता था। बाद में उसका झुकाव महायान बौद्ध धर्म की ओर अधिक हो गया। वह प्रति 5वें वर्ष, ये अंडरलाइन कर लेना इसको, प्रयाग में गंगा और यमुना के संगम पर एक महोत्सव करके दान आदि करता था। चीनी यात्री हेनसांग भी इस प्रकार के छठे महोत्सव में सम्मिलित हुआ था। तो इसके टाइम पे चीनी यात्री हेनसांग आया था, और गुप्त काल में एक और चीनी यात्री आया था, आपको पता हो, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था, तो उसका नाम था फाइयान। ठीक है ना, और हर्ष के टाइम आया हीनयान। तो ये हम ध्यान रखेंगे। तो ये
जो था आप देख रहे हो वर्धन वंश, ठीक है। उसके बाद हम आगे पेज पलट लीजिए आप। ये जो दो चित्र आप देख रहे हो ये हर्षवर्धन का साम्राज्य है, कहाँ कहाँ इसका साम्राज्य था, ठीक है। और ये नीचे सम्राट हर्षवर्धन का चित्र है, ठीक है। तो ये वर्धन वंश समाप्त होता है। उसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे पाल। लीजिए अब हम पढ़ेंगे पाल वंश। इस वंश का उद्भव बंगाल में लगभग 750 ईस्वी में गोपाल से माना जाता है। अंडरलाइन करेंगे इस पहली लाइन को ही हम। कहाँ से माना जाता है? 750 ईस्वी से गोपाल से माना जाता है। पाल वंश का दूसरा शासक धर्मपाल, पहला कौन हुआ? गोपाल, दूसरा कौन सा हो रहा है? धर्मपाल। इस वंश का सबसे महान राजा हुआ था। उसने अपना राज्य कन्नौज तक विस्तृत किया, ठीक है ना। कहाँ तक इसने अपना राज्य बढ़ा लिया? कन्नौज तक। प्रतिहारों तथा राष्ट्रकूटों के साथ हुए त्रिकोणीय संघर्ष में भी अपने राज्य को सुरक्षित रखा। प्रतिहार, राष्ट्रकूट और ये पाल वंश, इनके बीच कन्नौज, ये जगह है ना, ये कन्नौज, इसको लेकर संघर्ष हुआ था, ठीक है। तो ये तीन थे, प्रतिहार थे, राष्ट्रकूट थे और पाल वंश था। तो इस त्रिकोणात्मक संघर्ष कहा जाता है, तीन हो गए ना, 1, 2 और 3। तो इस संघर्ष में भी अपने राज्य को उसने सुरक्षित रखा। उसके पुत्र एवं उत्तराधिकारी देवपाल ने भी कई युद्धों में विजय प्राप्त की। इसका बेटा कौन था? देवपाल। इसने भी कई युद्ध जीते। वो अपने राजधानी को पाटलिपुत्र से बंगाल ले गया, ठीक है। इन्होंने जो अपनी राजधानी पाटलिपुत्र बना रखी थी, वहाँ से इन्होंने अपनी राजधानी को, किसने? देवपाल ने। किसका बेटा था ये? इसका, धर्मपाल का, ठीक है। तो उसने वो अपनी राजधानी को पाटलिपुत्र से बंगाल ले गया, ठीक। आगे देखो, उसकी राज्यसभा में सुमात्रा के राजा बलिदेव बालपुत्र देव का दूत आया था। ये अंडरलाइन कर लेना। उसकी राज्यसभा में सुमात्रा के राजा बालपुत्र देव का दूत आया था। देवपाल 810 से 850 ईस्वी के बाद पाल वंश की राज्य शक्ति शासकों की निर्बलता तथा गुर्जर प्रतिहार राजाओं के आक्रमणों के कारण क्षीण होने लगी, यानी कमज़ोर होने लगी। नवे राजा महिपाल प्रथम के राज्यकाल में चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने लगभग 1023 ईस्वी में गंगा तक के प्रदेशों को जीत लिया और 12वीं शताब्दी के मध्य तक पाल वंश की शक्ति क्षीण हो गई, यानी कमज़ोर हो गई। पाल वंशी राजा बौद्ध थे। पाल वंश के जो राजा थे वो क्या थे? बौद्ध थे। उनके राज्यकाल में बौद्ध शिक्षा के केंद्रों की बड़ी उन्नति होती है। नालंदा और विक्रमशिला के प्रसिद्ध महाविहारों को उनका संरक्षण प्राप्त था। प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु अतिसा 10वें पोल राजा नयनपाल के राज्यकाल में तिब्बत के राजा के निमंत्रण पर वहाँ भी गया था, ठीक है। ये प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु, क्या नाम था उसका? अतिसा। तो इस पाल वंश का 10वें नंबर का राजा था नयनपाल। तो इसके राज्यकाल में वो तिब्बत गया था, चीन में। तिब्बत का चीन के अधीन है, तो उसके निमंत्रण पर वहाँ गया था। पालवंशी राजा कला तथा वास्तुकला के महान प्रेमी थे। उन्होंने धीमान और विटपाल जैसे महान शिल्पियों को संरक्षण प्रदान किया। पाल युग के अनेक जलाशय दीनापुर जिले में अभी भी बचे हुए हैं। क्लियर है? ये पाल वंश हो गया। अगला आ गया राष्ट्रकूट वंश, ठीक है। ये राष्ट्रकूट वही है जिस कन्नौज के लिए जिन्होंने त्रिकोणीय संघर्ष किया था, ठीक है। इस राजवंश की स्थापना किसने की थी? दंती दुर्ग ने 1736 ईस्वी में की थी, ठीक है। उसने नासिक को अपनी राजधानी बनाया था। इस वंश में 14 शासक हुए। कितने राजा हुए इसमें? 14। दंती दुर्ग वातापी के चालुक्यों के अधीन था। ये वातापी क्या है? जगह का नाम है, और दंती दुर्ग भी जगह है, ठीक है। तो दंती दुर्ग वातापी के चालुक्यों के अधीन सामंत था। कौन? ये दंती दुर्ग किसके साथ? वातापी के चालुक्य। वातापी एक स्थान है, वहाँ के शासक थे चालुक्य, उनके अधीन एक ये सामंत हुआ करता था दंती दुर्ग, और इसी ने किसकी? राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी, ठीक है। उसने अंतिम चालुक्य शासक कीर्तिवर्मा द्वितीय को पराजित करके दक्षिण में चालुक्यों की सत्ता समाप्त कर दी। क्या किया उसने?
उसने अंतिम चालुक्य जो राजा था, क्या नाम था उसका, कीर्तिवर्मा द्वितीय, उसको क्या कर दिया, इसने हरा दिया और दक्षिण में चालुक्य की सत्ता समाप्त कर दी। ठीक है, किसने, दंतीदुर्ग ने। कृष्ण प्रथम ने एलोरा के सुप्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। ये राष्ट्रकूट शासकों में था। और वंश के चौथे, इसका जो राष्ट्रकूट वंश का चौथे नंबर का जो राजा था उसने क्या किया, क्या नाम था उसका, ध्रुव, उसने गुर्जर प्रतिहार शासक वत्सराज को पराजित किया। ठीक है, फिर आगे देखें तो पांचवें शासक गोविंद तृतीय ने गुर्जर प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय और पाल शासक धर्मपाल को भी पराजित कर दिया। ठीक है, बड़े प्रतापी राजा हुए इसमें। देखिए आप, तो नागभट्ट द्वितीय को किसने पराजित कर दिया, पांचवें शासक जो इनका था गोविंद तृतीय ने गुर्जर प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय और पाल शासक धर्मपाल को पराजित कर दिया। उसने राष्ट्रकूटों के साम्राज्य को मालव प्रदेश से कांची तक विस्तृत कर दिया। ठीक है, छठा शासक वो आइन में अमोघ वर्ष जो बड़ा शांति प्रिय था, जिसने लगभग 64 वर्षों तक राज्य किया। देखो, उसी ने मान्यखेत यानी मालखेड़ को राष्ट्रकूटों की क्या बनाया, राजधानी बनाया। अरबी यात्री सुलेमान ने अमोघ वर्ष की गणना विश्व के तत्कालीन 4 महान शासकों में की। अरब यात्री सुलेमान आया था इनके यहाँ, तो उसने अमोघ वर्ष जो राजा था उसकी गिनती विश्व के उस समय के, यानी इन्हीं के समय के जो 4 महान राजा थे उनमें इनकी गिनती की। किसकी, अमोघ वर्मा की, अमोघ वर्ष की। कृष्ण द्वितीय तथा इंद्र तृतीय ने कन्नौज के तत्कालीन शासक महिपाल को पराजित करके भगाने पर विवश कर दिया। 12वें शासक कृष्ण तृतीय के शासनकाल में राष्ट्रकूटों का दक्षिण के चोल शासकों से दीर्घकालीन संघर्ष आरंभ हुआ। कृष्ण तृतीय के टाइम पे ये 12वें नंबर का शासक था। आपको पता है इसमें टोटल 14 राजा हुए थे, 12वें नंबर का कृष्ण थर्ड। तो ये राष्ट्रकूटों का दक्षिण के जो चोल शासक थे उनके साथ बहुत लंबा संघर्ष शुरू हो गया। राष्ट्रकूटों का पराभव कल्याणी के चालुक्य द्वारा हुआ। चालुक्य शासक तेलप ने 973 ईस्वी में इस वंश में कर्क द्वितीय को पराजित करके मान्यखेत पर अधिकार कर लिया। ठीक है, ये मान्यखेत वही था जिसको अमोघ वर्ष ने अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, राष्ट्रकूट शासक वैदिक धर्म के प्रबल समर्थक थे। उन्होंने कई भव्य मंदिरों का निर्माण करवाया। वे संस्कृत तथा कन्नड़ साहित्य के पोषक थे। अरबों ने इस वंश के शासकों को वलहरा यानी वल्लराज संबोधित किया। अरब देश के जो राजा थे उन्होंने इनको वल्लराज कहकर पुकारा। ठीक है, अब आगे हम गुर्जर प्रतिहार। ठीक है, ये देखिए गुर्जर प्रतिहारों में कौन हुए और कौन नहीं हुए ये देखते हैं। ठीक है, तो गुर्जर प्रतिहार वंश को देखते हैं। इस राज्य की स्थापना नागभट्ट नामक एक सामंत द्वारा की गई थी। स्थापना करने वाला कौन है, नागभट्ट प्रथम। ठीक है, 725 ईस्वी में गुजरात में, अतः इसका नाम गुर्जर प्रतिहार पड़ गया, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, गुर्जर प्रतिहार। ठीक है, नागभट्ट ने करी थी, कहाँ पे करी थी, गुजरात में, इसलिए इसको क्या कहा गया, गुर्जर प्रतिहार। नागभट्ट प्रथम बड़ा वीर था। उसने सिंध की ओर से होने वाले अरबों के आक्रमण का सफलतापूर्वक सामना किया। सिंध प्रांत की तरफ से जो अरब देश के आक्रमणकारी थे उनका इसने सफलतापूर्वक सामना किया। वत्सराज इस वंश का पहला शासक था जिसने सम्राट की पदवी धारण की। ठीक है, वत्सराज इस कौन से वंश का, गुर्जर प्रतिहार का पहला शासक था जिसने क्या पदवी धारण की, सम्राट की। ठीक है, वत्सराज का पुत्र हुआ नागभट्ट द्वितीय, जो उसने 1816 के लगभग गंगा की घाटी पर हमला किया और कन्नौज पर अधिकार कर लिया। ठीक है, कन्नौज याद है आपको, जिसमें त्रिकोणीय संघर्ष हुआ था पाल वंशों में।
गुज्जर प्रतिहारों में और राष्ट्रकूटों में, ठीक है। और विजय किसकी हुई? गुज्जर प्रतिहारों की, ठीक है। आगे देखो, और उसने कन्नौज को अपनी राजधानी बना लिया। और नागभट्ट द्वितीय राष्ट्रकूट राजा गोविंद तृतीय से पराजित हुआ। लेकिन ये नागभट्ट द्वितीय जो था राष्ट्रकूट राजा गोविंद से थर्ड से पराजित हो गया, अभी हमने पढ़ा था। उसके वंशज कन्नौज तथा आसपास के क्षेत्रों में 1018 और 19 ईस्वी तक शासन करते रहे। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा भोज प्रथम था, जो मिहिर भोज के नाम से भी जाना जाता है। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा मिहिर भोज के नाम से जाना जाता था, जो नागभट्ट द्वितीय का पौत्र था। नागभट्ट द्वितीय का क्या था? पौत्र था। नागभट्ट द्वितीय वही था जिसने कन्नौज पर अधिकार किया था। इसका पौत्र कौन था? मिहिर भोज। अरब व्यापारी सुलेमान इसी के समय भारत आया था। सुलेमान आया था, ठीक है ना। एक तो राष्ट्रकूटों के टाइम भी था, और उसमें उसी ने अमोघ वर्ष को क्या कहा था? विश्व के 4 शक्तिशाली शासकों में गिना था, ठीक है। आगे देखें हम, तो अरब यात्री व्यापारी जो सुलेमान था, इसी के समय भारत आया था। अरब सुलेमान भारत आया था। अगला सम्राट कौन बना? महेंद्रपाल था, जो कपूर मंजरी नाटक के रचयिता महाकवि राजशेखर का शिष्य और संरक्षक था। महेंद्र का बेटा महिपाल राष्ट्रकूट राजा इंद्र तृतीय से बुरी तरह पराजित हो गया, ठीक है। इनमें तो महिपाल के समय गुज्जर प्रतिहार राज्य का पतन होने लगा, ठीक है। गुज्जर प्रतिहार जो राजवंश था, जो तो जब महिपाल के समय, यानी महिपाल का राजा बनने का समय आया, जब ये राजा था, तो उस समय गुज्जर प्रतिहार राज्य का पतन होने लग गया। उसके बाद के राजाओं में कौन कौन हुए? भोज द्वितीय हुआ, विनायक पाल हुआ, महेंद्रपाल हुआ और देवपाल। महिपाल द्वितीय विजयपाल ने 1013 ईस्वी तक अपने राज्य को कायम रखा, लेकिन महमूद गजनवी के हमले के समय कन्नौज का शासक कौन था? राज्यपाल था। जब महमूद गजनवी का, सुना होगा आपने इसका नाम, इसका जब आक्रमण हुआ, ये जब आया भारत, तो उस समय यहाँ का शासक कौन था? कन्नौज का। कहाँ का? कन्नौज का। कौन था? राज्यपाल। राज्यपाल बिना लड़े भाग गया, और बाद में उसने महमूद गजनवी की अधीनता स्वीकार कर ली, ठीक है। किसने? राज्यपाल ने। इससे आसपास के राजपूत राजा बहुत नाराज हुए। महमूद गजनवी के लौट जाने पर कालिंजर के चंदेल राजा गंड के नेतृत्व में राजपूत राजाओं ने उसे मार डाला, और उसके स्थान पर त्रिलोचन पाल को गद्दी पर बिठा दिया। कन्नौज में गहेड़वाल और राठौड़ वंश का उद्भव होने पर 11वीं शताब्दी के द्वितीय चतुर्थांश में बाड़ी के गुज्जर प्रतिहार वंश को सदा के लिए उखाड़ दिया गया, और गुज्जर प्रतिहार वंश के शासकों ने अरबों को आगे नहीं बढ़ने दिया। जितने भी अरब राष्ट्र के आक्रमणकारी थे, उन सबको इसने आगे नहीं बढ़ने दिया, ठीक है। तो ये था अपना गुज्जर प्रतिहार वंश, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट पेज पे आ जाइए बच्चों। अब हम पढ़ेंगे चोल वंश, ठीक है। ये प्राचीन दक्षिणापथ के 3 प्रमुख राजाओं में से एक था, मतलब राज्यों में से एक था। कहाँ के? दक्षिणापथ के 3 राज्यों में से एक था चोल। अन्य 2 राज्य थे पांडे और चेर अथवा केरल। अशोक के अभिलेखों में इस राज्य का वर्णन एक स्वतंत्र राज्य के रूप में हुआ है। चोल राज्य के निवासी तमिल भाषी थे। चोल जो थे वो तमिल भाषा बोलते थे। उन्होंने तमिल भाषा में उच्च कोटि के साहित्य लेखन को प्रोत्साहित किया। तिरुवल्लुवर रचित कुरल इसका अच्छा उदाहरण है। करिकाल लगभग 100 ईस्वी चोल वंश का एक राजा हुआ। क्या नाम था उसका? करिकाल। तो जिसने पुहार या पुगार नगर की नींव डाली। उसने सिंगल से युद्ध किया और युद्ध बंदियों से कावेरी नदी के किनारे 100 मील लंबे बांध का निर्माण करवाया, ठीक है। युद्ध में जो बंदी बनाए गए थे, उन्हीं से कावेरी नदी के किनारे
100 मील लंबे बांध का निर्माण कराया। सिंघल से युद्ध किया और उसके युद्ध बंदियों से कावेरी नदी के किनारे 100 मील लंबे बांध का निर्माण कराया। वह चोलों की राजधानी को उरगपुर से कावेरी पत्तनम ले गया। चोल राजा विजयालय के पुत्र और उत्तराधिकारी आदित्य लगभग 880 से 907 ईस्वी ने पल्लव नरेश अपराजित को हराया। पल्लव नरेश कौन था? अपराजित, उसको हरा दिया। आदित्य के पुत्र परांतक प्रताप ने पल्लवों की शक्ति को बुरी तरह कुचल दिया। उसने पांड्यों की राजधानी मदुरा पर भी अधिकार कर लिया। ठीक है, किसने? आदित्य ने। समझ गए? अब देखो, चोल राजराज प्रथम, चोल राजा ये नाम है, इनका शासन था 1985 से 1013 तक। संपूर्ण मद्रास, मैसूर, कुर्ग और सिंगल द्वीप को अपने अधीन करके पूरे दक्षिण भारत पर एक छत्र सम्राट बन गया था। कौन? राजराज प्रथम। ठीक है, तो इसने मद्रास, मैसूर, कुर्ग, ये छत्तीसगढ़ को कहते थे पहले, सिंगल द्वीप, श्रीलंका, और इसने सबको अपने अधीन कर लिया और दक्षिण भारत का एक छत्र राजा बन गया। उसने अपनी राजधानी तंजौर में भगवान शिव का राजधानी क्या थी? तंजौर, वहाँ शंकर भगवान का राजराजेश्वर मंदिर बनवाया। उसके पुत्र और उत्तराधिकारी राजेंद्र पष्ट, जो 1016 से 44 ईस्वी के पास शक्तिशाली, इसके पास नौसेना थी शक्तिशाली। इसने पेगु, मर्तबाल तथा अंडमान निकोबार द्वीपों को जीता। उसने बंगाल और बिहार के शासक महिपाल से भी युद्ध किया। उसकी सेनाएं कलिंग पार करके ओड़, उड़ीसा, दक्षिणी कौशल, बंगाल और मगध होती हुई गंगा तक भी पहुंच गई। इस विजय के उपलक्ष्य में उसने गंगे कौड़ की उपाधि धारण की। उसका पुत्र उत्तराधिकारी राजाधिराज 1044 से 54 चालुक्य राजा सोमेश्वर के साथ हुए कोप्पम के युद्ध में मारा गया, परंतु वीर राजेंद्र ने चालुक्यों को कुडल संगम के युद्ध में परास्त कर पिछली हार का बदला ले लिया। चोलों ने शीघ्र ही उत्तराधिकारी के लिए युद्ध छिड़ गया। इसके फलस्वरूप सिंहासन राजेंद्र कुलोतुंग फर्स्ट, जिसका शासन था 1070 से 1122 को प्राप्त हो गया। राजेंद्र ने कुलोतुंग की मां चोल राजकुमारी और पिता चालुक्य राज्य का स्वामी था। इस प्रकार कुलोतुंग ने चालुक्य और चोलों के एक नए वंश की स्थापना की। उसने 40 वर्षों तक शासन किया। किसने? कुलोतुंग ने। अब ये चोल वंश पड़ा, उसका प्रशासन कैसा था उसको देख लेते हैं। चोलों का प्रशासन ग्राम पंचायत प्रणाली पर आधारित था। ठीक है, प्रशासन की सुविधा की दृष्टि से संपूर्ण चोल राज्य 6 प्रांतों में बटा हुआ था, जिनको मंडलम कहा जाता था। प्रांतों को क्या कहते थे? मंडलम। मंडलम के उप विभाग हुए थे, जिसको कोट्टम कहते थे। कोट्टम के भी उप विभाग को नाडु कहते थे। कुर्रम और ग्राम होते थे। ठीक है, सबसे पहले तो इसका जो पूरा राज्य था वो 6 प्रांतों में बटा हुआ था। प्रांतों को मंडलम कहते थे। मंडलम के उप विभाग कर रखे थे, इसको कोट्टम कहते थे। कोट्टम के भी उप विभाग थे, जिसको नाडु, कुर्रम और ग्राम में विभक्त कर रखा था। अभिलेखों में नाडु की सभा को नाट्टर और नगर की श्रेणियों को नगरतार कहा गया। गांव के प्रतिनिधि प्रतिवर्ष नियमतः निर्वाचित होते थे। प्रत्येक मंडलम को तो स्वायत्तता प्राप्त थी। ठीक है, नेक्स्ट पेज में आ जाइए। लेकिन राजा को नियंत्रित करने के लिए कोई केंद्रीय विधानसभा नहीं थी। भूमि की उपज का लगभग 6वां भाग सरकार को लगान के रूप में मिलता था। तो 1/6 लगान वसूल की जाती थी। लगान अनाज में या स्वर्ण मुद्राओं में दिया जा सकता था, या तो अनाज दो या सोने की मुद्राएं दी जाती थी। चोल राज्य में प्रचलित सोने का सिक्का कासू कहलाता था। चोल राज्य में प्रचलित सोने का सिक्का कासू, जो 16 औंस का होता था। ये माप था उस समय का। जो चोल राजाओं के पास विशाल स्थल सेना के साथ साथ मजबूत जहाजी बेड़ा भी होता था। चोल राजाओं ने सिंचाई की बड़ी बड़ी योजनाएं पूरी की। चोल कला कैसी थी वहाँ की, ये तो उनका प्रशासन हो गया।
चोलों ने पल्लव की स्थापत्य कला को आगे बढ़ाया। चोलों की द्रविड़ मंदिर शैली की कुछ विशेषताएं ऐसी है: वर्गाकार विमान मंडप, गोपुरम कलापूर्ण स्तंभों से युक्त, बृहद सदन, सजावट के लिए पारंपरिक सिंह है ना, ब्रैकेट तथा संयुक्त स्तंभों आदि का होना। राजराज प्रथम का तंजौर का शिव मंदिर द्रविड़ शैली का एक शानदार नमूना है। दक्षिण भारत में नहरों की प्रणाली चोलों की देन है। चोल मंदिरों में चिदम्बरम और तंजौर के मंदिर सर्वोत्कृष्ट है। चोल युग की नटराज शिव की कांसे की मूर्तियां भी सर्वोत्कृष्ट मानी जाती है। इंपॉर्टेंट है, चोल युग की नटराज शिव की कांसे की मूर्तियां भी सर्वोत्कृष्ट मानी जाती है। मंदिरों की गोपुरम शैली का विकास इसी युग में हुआ था। ये नटराज शिव की मूर्ति है। चोल में इस तरह के मंदिर बना करते थे, ठीक है। और अब वहाँ का समाज कैसा था? चोल राजा शिव धर्म अनुयायी थे। राजा धीराज के लेखों में अश्वमेध यज्ञ का भी उल्लेख है। समाज में स्त्रियां संपत्ति की स्वामिनी होती थी। दास और देवदासी प्रथा भी प्रचलित थी, ठीक है। तो ये अपना चोल वंश भी समाप्त हो गया। तो आज की कक्षा में हमने वर्धन वंश पढ़ा, उसके बाद पाल वंश पढ़ लिया, पाल वंश के बाद राष्ट्रकूट पढ़ा, गुज्जर प्रतिहार पढ़ लिया, उसके बाद हमने चोल वंश को कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे पल्लव वंश को। तो प्यारे मित्रों, आज के लिए काफ़ी है और कल के लिए बहुत कुछ बाकी है। यहाँ तक आप कंप्लीट लेसन को रीड करते रहें और यहाँ से राइट लगा लीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ से पढ़ेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। आज के लिए काफ़ी है, कल के लिए बहुत कुछ बाकी है। ओके।